डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि ये चल ही रहा है कि दरोगा के लिए महामैराथन में मॉडर्निस्टी मॉडर्निस्टी का एक वीडियो या क्लास आप लोग को मिल गया था। उसमें 50 क्वेश्चन था। इसमें एक और भी है 50 क्वेश्चन। मैंने मुख्य क्वेश्चन से ले लिए हैं। क्वेश्चन तो ऐसे है, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ठीक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं। तो उस कड़ी में ये दूसरा वीडियो या दूसरा क्लास है आपका। तो इसमें एक चीज़ और भी है, देख लीजिए आप लोग। तो पिछले क्लास में भी बताया गया था, जो मेरा फाउंडेशन का बैच जो है सो 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है। ज्योग्राफी से शुरू हुआ है, 4 बजे से क्लास चल रहा है, 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें ये तो हम कर ही रहे हैं। आप लोग अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसमें सब है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकनॉमी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी का मैप है। ये सारा 8-9 महीना या 10 महीना 2 घंटा क्लास चलेगा आपका। 1-1 घंटा का 2 सब्जेक्ट, तो लगभग ये लग जाएगा। लेकिन उसको छूट के रूप में 1000 तक हम 1 साल तक, माने 12 महीनों तक इसका दे दिया गया। उसका फिक्र मात्र इतना रखा गया है, समझ गए। और इसमें भी एक और भी है, आप ये मेरा जो ऐप है टोटल जीएस करके जो है, इस पर आप प्ले स्टोर में देखेंगे तो उसमें आप पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगले वीक से एक ज्योग्राफी का मैप का बैच स्पेशल शुरू हो रहा है। उसमें बहुत बच्चे जुट भी गए हैं, लेकिन थोड़ा ये है तो उसमें टाइम टेबल एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसका मात्र 199 रखा गया है। उसमें आप वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडिया का और बिहार का भी जहाँ तहाँ जो ज़रूरत होगी, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लगभग 2.5 से 3 महीना चलेगा। मैंने 2 से 3 महीना के बीच में 1-1 घंटा क्लास चलेगा। अगर वो मैप में आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आपका मटेरियल जैसे पीडीएफ के रूप में मिलेगा सबका, और एक्सप्लेन है इमेज के साथ यहाँ। तो उसमें जुड़ना, उसका मात्र 199 तत्काल रखा गया है। उसमें भी जुड़ सकते हैं। ना कोई केवल ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटी, कोई बायोलॉजी, कोई केमिस्ट्री, तो सबका 199 करके रखा गया है। उसमें आप जुड़ जाइए। और ये सब जो कड़ी है ये तो ख़त्म होगा 18-21 को परीक्षा है दरोगा का, फिर ये डीओ का आ रहा है। तो उसके लिए ऐसे ही चलता रहेगा महामैराथन। चाहे जो क्वेश्चन का है वो 1-2 सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा यूट्यूब पर। और ऐसे आप ऐप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। और क्या, यही है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं जो आपका आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक क्लास, एक वीडियो 50 क्वेश्चन का, यह भी शायद 50 का है। उसमें देख लेते हैं जो क्या क्या है। देखिए आगे, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसमें कुछ नहीं है, दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के ये महाराष्ट्र के वर्धा जिला में ये किए थे। इसका उद्देश्य था ये हिंदू धर्म के मतलब उसके सिद्धांत को, आदर्शों को आगे बढ़ाना। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा चर्चा करने लायक। तो प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने में, तो ये एम.जी. रेनाडे हैं। एम.जी. रेनाडे 1873, ठीक तो है, ये मतलब करते हैं 1800 एम.जी. रेनाडे। तो इसमें भी कुछ नहीं है। प्रार्थना समाज जो है सब क्या कहें से हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसमें तो कुछ बोलने का है नहीं। प्रार्थना समाज का सती प्रथा के उन्मूलन में किसके सहयोग से हुआ? तो इसमें राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को मतलब अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें आप देखेंगे जब विस्तृत पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के इसके पिता भी कहा जाता है। सती प्रथा एक खास करके हिंदू धर्म के जो लोग थे उसके बीच में क्या एक तरह की ईविल प्रैक्टिस, कुरीति थी। सती प्रथा में जिस महिला का पति का देहांत हो जाता था तो
देहांत चाहे किसी भी कारण से हो जाए, लेकिन महिला को उसके साथ सती होना मीन्स फनरल पाए, जिसको चिता कहता है, उसी में उसको जला दिया जाता था। और साथ साथ ये भी है कि वो तो अनकॉन्शस नहीं होती थी, तो उसको कुछ पिला के सब, उतना तो विस्तृत यहाँ है नहीं, लिखित एग्जाम में सब चीज़ लिखना पड़ता है कि उसको अनकॉन्शस कर दिया जाता था। ये कुछ याद आया उसको, ये दर्द न हो और जलना। तो इस क्रम में इनकी खुद राजा राम मोहन राय की भाभी को भी सती होना पड़ता, लेकिन सामाजिक कुरीति ऐसी थी कुछ नहीं कर पाए। तो यही जो आप विलियम बेंटिक के काल जो है उसी में सती प्रथा का उन्मूलन हो। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन है जिसमें और भी चूज है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है और ख़ास करके हिंदू धर्म के लिए था। और आज भी जो कुछ है उसको तो दूसरे रूप से देख सकते हैं कि विधवा विडोरी मैंने अभी भी मतलब अमान्य है, चाहे इसको समाज मानता नहीं देता है। तो ये तो, और 1857 के विद्रोह में सामाजिक कारक जब देखेंगे तो उसमें सती प्रथा भी एक, ये जो रूढ़िवादी समाज के लोग थे जिसमें स्टॉन्चनेस कट्टरता था, उन्होंने ये समझा कि हमारे समाज में हमारी जो परंपरा है इसमें अंग्रेज आकर हस्तक्षेप कर रहा है। तो 1857 के विद्रोह के अनेक सारे कारण थे, जिसमें एक सामाजिक कारक अगर देखेंगे या सामाजिक कारण, तो इसमें सती प्रथा का उन्मूलन भी एक बहुत बड़ा कारक था 1857 के विद्रोह। ये 1829 में लिख दिया है उन्हें। प्रार्थना समाज के संस्थापक एम.जी. रनाडे, ठीक है, एम.जी. रनाडे हैं ये, वहाँ पर ये 1867 है। तो इसमें भी तो कुछ है नहीं। प्रार्थना समाज जो है से कोई भी ये जो क्या इसको कहे से धार्मिक आंदोलन, चाहे हिंदू धर्म में आई जो कुरीतियाँ थी उसके प्रति जो संगठन बना के मैंने चलाया जाता था, जिसमें इविल प्रैक्टिस है, जैसे छुआछूत है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। तो सारा जो आंदोलन है ये हिंदू धर्म में आई जो कुरीति है, या फिर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसको कहें, मनुवादी व्यवस्था कहें, समझ गए। तो ऊंच नीच की जाति व्यवस्था, ऊंच नीच की अगर साइंटिफिकली बायोलॉजिकली आज भी देखते हैं तो चाहे कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग हो, कोई समुदाय के, सब के बायोलॉजिकली जो है से एक ही है। सब में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मैंने जिसको रक्त समूह कहते हैं, सब यही है। समूह तो अलग अलग होते हैं लेकिन सब है। लेकिन कैसी विडम्बना, तो ये तो जब पढ़ेंगे हम लोग, प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें जो है अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था मीन्स सामाजिक स्तरीकरण, सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, सबसे नीचे शूद्र जो है, तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। मैंने इसको सोशोलॉजिकल कंटेस्ट में, समाज शास्त्र के संदर्भ में इसको सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। और सामाजिक स्तरीकरण जो है वो प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन है, शुद्धता के आधार पर ये किया गया है। लेकिन वास्तव में जब आप देखेंगे तो ये सामाजिक स्तरीकरण मतलब ऊंच नीच, जो स्ट्रेटिफाइड, सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे सबसे नीचे शूद्र जो है, से इसका रूट को जो है से आर्थिक विषमता है, समझ गए। लेकिन ये देखाव ऊपर से देखने में लगता है हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है, ये है, लेकिन जड़ कहीं और है, समझ रहे हैं ना। इसको भर पेट खाना नहीं मिलेगा, उसको पूजा पाठ कहिएगा, मंदिर से, वो मतलब उसको इसमें नहीं दिलचस्पी होगा। तो हम पूजा पाठ नहीं किए, हमको उसमें दिलचस्पी, तो हमको आपने नास्तिक कह दिया। हमको तो पैसा है ही नहीं साबुन लगाने के लिए, तुम तो साबुन लगाए नहीं, कपड़ा धोए नहीं, तो हमारा जो शरीर जो है ऐसे कपड़ा बदबू दे रहा था, हमसे आपने घृणा करने लगा। तो जड़ तो कहीं और है, लेकिन जो रूप में दिखा है हमारे इंडियन सोसाइटी में सामाजिक स्तरीकरण, जिसको ऊंच नीच बोलते हैं, सोशोलॉजी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है, उसका जड़ जो है आर्थिक विषमता है, समझ गए। तो ये भारतीय समाज में जो ऊंच नीच, ब्राह्मणवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था का जो कुछ समाज में प्रचलन था, प्रथा था, तो उसी के विरोध में ये लोग जो है बहुत बड़े विद्वान, समाज सुधारक जो कहें, ये सारा जो संगठन बना के चला, आज भी चलता है, आज भी चलता है, समाज में आज भी चल रहा है।
तो ये सब तो माने विस्तृत जब हम पढ़ते हैं तो जो यहाँ क्वेश्चन है कम समय में हम लोग को करना है। पवनार आश्रम, विनोबा भावे, ये जो से महाराष्ट्र में वर्धा जिला में, वर्धा जिला में यह स्थापित किया गया था पवनार आश्रम विनोबा भावे द्वारा। यही जो विनोबा भावे जो है से क्या चलाते हैं, भूदान आंदोलन। इसके पास अधिक भूमि है। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी ये अमेरिका में, ठीक है। भारत में जब आता है 1800, एक सेकेंड में देख, तो 1875 जो है से अमेरिका में, और भारत में 2 जगह, मुंबई में जो है 1879 में, या फिर चेन्नई में 1882 में स्थापित किया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसमें, और उसमें बढ़ाने में इनका एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आयरलैंड की है। ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए निम्न जातियों के हित में सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं ज्योतिबा फूले। जिसे ज्योतिबा फूले गुलामगिरी लिखते हैं। एक और भी किताब शिवाजी की जवानी लिखते हैं, बहुत सारा है। अब फूले जो है से ये हमारे उत्तर भारत में जो माली, जिसको मालाकार कहते, माली जाति से बिलोंग करते थे। कांग्रेस के अधिवेशन, ये तो बार बार क्वेश्चन आता है, एक ही है जो ऐसे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाले गांधी केवल एक ही बारी लेते हैं। अब बेलगांव जो है से कर्नाटक में, ये ख्याल रखेंगे। एक और भी कहा जाता है, कौन भारत के राष्ट्रीय प्रमुख नेता, लीडर कहें या जो कहें, जो बेताज बादशाह का, तो तिलक को कहा जाता है। तो तिलक सब कुछ किए हैं, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष या अध्यक्षता कभी भी नहीं किए। और गांधी का देश कहा जाता है, गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता केवल बेलगांव जो है 1924 में लिखा हुआ है, कर्नाटक में होता है, करते हैं। 1925 वाला जो है ये कानपुर में है, कानपुर में है। ये जो है 1925 का, इसमें सरोजिनी नायडू करती हैं। भारत में प्रथम कांग्रेस के महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट 1917 वाला। और भारत में कांग्रेस का, भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष तो इसमें ही होता है कौन, 1925 में। और कानपुर सेशन में ये सत्र में ये भाग लेती हैं। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार क्या होता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की आरंभ में जो संख्या थी, फंडामेंटल राइट, आरंभ में जब संविधान लागू हुआ तो इस पॉलिटी का चीज़ है 7 था, और वर्तमान में जो है ये 6 है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। फिर आगे जाके 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना जो है ये मौलिक अधिकार कर दिया गया। तो इसकी संख्या तो 7 हो जानी चाहिए, लेकिन अनुच्छेद जो है इस पॉलिटी में पढ़िएगा, आर्टिकल 21 में 21A जोड़ दिया गया। 21 जो है
21A जोड़ दिया गया और उसी में रख दिया, जिस कारण अभी भी वर्तमान में फंडामेंटल राइट की संख्या जो है से 6 ही है और आरंभ में 7 था। संपत्ति के अधिकार को इस अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया, बहुत कुछ इसमें कह दिया। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस कराची, इसमें पटेल जो है अध्यक्षता करते हैं, हो गया। कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। लाहौर भी आपका ये है, आएगा जवाहरलाल नेहरू ये करते हैं। मद्रास तो जो है सो कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष, देख रहे हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ही नहीं कह रहा है, से भारतीय, ठीक है। एनी बेसेंट ये आयरलैंड की है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये भाग लेती है। ये जब पूछेगा तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तभी बोले हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्षता करती है, ठीक है। और ना सफलित है इंदिरा गांधी तो बात की है। 1929 के लाहौर अधिवेशन क्या ने पूर्ण स्वराज, बस अधिवेशन में अध्यक्षता जो करते हैं जेल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। ये तो बड़ा कॉमन, सब तो कॉमन क्वेश्चन ही है, इससे और भी इजी क्वेश्चन था तो वो सब हम नहीं लिए हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में और उस समय लॉर्ड डफरिन था। इसका काल जो है 1884 से 88 है, समझे। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 का विद्रोह होता है। भारत का ये जान लीजिए प्रथम वायसराय है, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। 1858 के अधिनियम के तहत ये भारत का वायसराय बनाया जाता है, समझे। 1857 के विद्रोह होता है, उसके बाद 1800 जयप्रकाश नारायण 1930 में शामिल होते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। टोटल रिवॉल्यूशन, ये तो रिवॉल्यूशन पर हम लोग पढ़ेंगे। क्रांति का मतलब होता है पहले से चली आ रही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, ड्रेस्टिक चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम, समझे। संपूर्ण कहने का मतलब है जो भारत में अगर हमारे बिहार सरकार केंद्र सरकार को ही देते हैं तो केवल जो है से सामाजिक परिवर्तन या क्रांति का रूप केवल यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अच्छा हो जाने से नहीं होगा, केंद्र में नरेंद्र मोदी के अच्छा हो जाने से, ईमानदार हो जाने से नहीं होगा। पूरा सिस्टम, अगर मंत्रिमंडल का मंत्री भी अगर बहुत ईमानदार हो, चाहे नेक हो ईमानदारी से, तो उस सिस्टम में अधिकारी है उसको भी उसी रूप से काम करना है। तो संपूर्ण क्रांति का मतलब जो सारी व्यवस्था है, क्रांति जैसे पढ़ते हैं हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध जो है से खाद्यान्न उत्पादन से 70 के दशक में भारत में अपनाया गया, समझ रहे। भारत में हरित क्रांति के स्वामीनाथन है, ये सब तो आएगा इकोनॉमी में चाहे से भी। तो क्रांति का ही मतलब पहले से जो व्यवस्था है उसमें, तो हरित क्रांति में क्या देखते हैं, अच्छा बीज बो देने से थोड़ी उत्पादन बढ़ जाएगा। खेत की जुताई भी हल वल से आपको ट्रैक्टर से, सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ेगा, रासायनिक खाद भी डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो सब उसके कंपोनेंट है, घटक हैं।
तो सब चीज़ में परिवर्तन करने पर ही क्रांति होता है। संपूर्ण का मतलब ये, तो संपूर्ण क्रांति का नारा यही जयप्रकाश नारायण बिहार के ही हैं जो देते हैं, और ये 5 जून 1974 के देते हैं बस, और क्या। और कांग्रेस में जो शामिल होते हैं 1930 में, तो 1929 का जो लाहौर सेशन होता है, लाहौर का जो 29 में होता है, इसकी अध्यक्षता भी क्या लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसी के आह्वान पर ये प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण 1929 में। तो कि कोई आपका, तो हमारा आपका इंस्पिरेशन होता है ना, क्यों पढ़ने के लिए क्यों चले। कोई तो लगेगा जो पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छा करता है, उसको अच्छा पोस्ट मिला, समाज में इज्जत में, तो कोई तो आपका इंस्पिरेशन होता है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में, घरेलू भाषा में ऐसे बोलते मेरा आइकॉन ये है। तो हर व्यक्ति का आइकॉन सब नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। आइकॉन किसी का वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कोई बहुत बड़ा अगर खूंखार अपराधी बनना चाहता है तो उसका आइकॉन या इंस्पिरेशन कोई विद्वान आदमी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो कोई खूंखार होगा। या फिर कोई विद्वान बनना चाहता है तो उसका इंस्पिरेशन कोई विद्वान ही होगा, ना कि कोई खूंखार आतंकवादी या कोई समाज का वैसा जो लोग है वो होगा। तो व्यक्ति का आइकॉन जो है से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ये सब तो राष्ट्रवादी चाहे देश के प्रति, आज के लीडर उसमें तो यही अंतर था, लीडर का मस्ट बी और मासेज, मतलब वो समूह का, बड़ का नहीं होगा। लेकिन आज के लीडर क्या है, वो मासेज थोड़ी है, इंडिविजुअल है। हम इस जाति के लीडर हैं, हम इस क्षेत्र के लीडर हैं, हम इस चीज़ के लीडर हैं। कॉज ऑफ नेशन, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। तो वही सब, उसी हिसाब से उनको इज्जत भी मिलता है, जो आप उदाहरण देखते हैं। तो इसके इंस्पिरेशन से नेहरू के लाहौर सेशन हुआ था, उस इंस्पिरेशन से ये 29 में लिख चुके हैं। ये लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज की बात करता है कांग्रेस के मन से, और उसी से प्रभावित होकर 1930 में जयप्रकाश नारायण जो हैं सो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो हुआ कि कराची का मतलब पाकिस्तान, अभी के पाकिस्तान, उस समय तो सब एक ही था। पाकिस्तान, कराची के अंग्रेज अध्यक्षता किसने की थी, पटेल, और 29 वाला नेहरू। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1929 वाला क्या है, लाहौर है, वो भी तो आपका पाकिस्तानी है। ठीक है, तो इसमें पूर्ण स्वराज की बात होती है, पूर्ण स्वराज। और 1931 जो है, जो है ये भी तो वही है, कराची, ये भी पाकिस्तान में है। तो इसमें क्या कह रहा है, अभी क्या पढ़े हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बातें कांग्रेस के मंच से किया गया था। और अध्यक्षता कहता है, तो इसमें पटेल हैं, और इसमें वाला में कौन है, जवाहरलाल नेहरू। क्या यहाँ से पूछे, जो रहेगा ऐसे थोड़ो करके जाए, कुछ नहीं छूटेगा। एक आध दो क्वेश्चन अगर मिसमाइंड भी हो सके तो उससे सफलता पर थोड़ी कोई असर पड़ता है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ज़्यादा वैसे ही स्लिप कर देने पर दिक्कत हो जाती है। कानून के समक्ष, यही तो है, यही हुआ है। कराची वाला में क्या किया है, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार की बात करता है। तो मौलिक अधिकार जब अभी हमको जो संविधान से मिला हुआ है, तो कानून के समय क्या है, मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें आप क्या देखते हैं, 12 से 35 तक है, तो 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वही बात तो यहाँ कह रहा है, एक प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
कानून के समय सब 14 से 18 तक यही है। इसका मतलब क्या, वो जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष सब एक है, कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये तो परिस्थिति जब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का भेदभाव किया जाता है तो उसका उल्लंघन नहीं माना जाता। अब ये जैसे ऐसे समझिए ना, जो आप एक विद्यार्थी है, कंपटीटर है, तो समझते हैं आरक्षण देना, किसी जाति का आरक्षण देना तो क्या है, समानता तो है नहीं, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं, अनुच्छेद 16 में ही कहता है कि सरकारी नौकरियों में जो हम जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अनुच्छेद 16 का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कहता है। तो लेकिन किसी जाति विशेष, महिलाओं का आरक्षण दे देना, दिव्यांग का ये दे देना, तो 16 का उल्लंघन नहीं माना जाता है, वो परिस्थिति बस दे दिया जाता है। तो ये तो जो पूरा पढ़ेंगे हम लोग संविधान, पूरा क्या पढ़ेंगे, ये तो कॉमन जब भी डिस्कशन होगा, जब टॉपिक आएगा तो उसमें चर्चा करेंगे हम। समझे, स्वतंत्रता का अधिकार है तो कुछ भी जीविका चलाने के लिए तो थोड़ी अफीम बेचिएगा, शराब बेचिएगा। पेशा का भी आपको छूट है अनुच्छेद 19 में। तो क्या है, कहिएगा से बिना LLB किए हम कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे, बिना MBBS किए हम डॉक्टर बन जाएंगे। पेशा आपको कोई करने का छूट है, तो छूट सरकार ने जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है ना, अब पेशा करने के तो कोई देह व्यापार में शामिल हो जाएगा, हम अपना देह बेच रहे हैं। तो ये सब जब पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर, तो विस्तृत जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो यहाँ जो कहता है इसमें तो केवल ABC है, लेकिन जहाँ तक होता है सीधे नहीं छोड़ के कुछ कुछ कह देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में, तो राखी दिवस। राखी क्या बनाते, एकता का प्रतीक है। अभी जो राखी हम लोग भाई बहन में क्या आते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, नहीं सुरक्षा की बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, इससे 3 क्वेश्चन आता है। तो एक जो है 19 जुलाई 1905, तीनों चीज कर देते हैं आपको। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी, समझे। कौन, कर्जन था उस समय, लॉर्ड कर्जन था। और ये 7 अगस्त 1905 को आंदोलन माने विरोध आरंभ हो गया था टाउन हॉल में, किसका, विभाजन के, बंगाल विभाजन। 3 क्वेश्चन यहाँ से लेगा, तीनों एक के साथ हम कर दिए, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। ये जो 16 अक्टूबर जो है, 16 अक्टूबर 1905, इस दिन जो था विभाजन माने बंगाल विभाजन लागू होना था, समझे। माने वहीं से क्रियान्वित था होना, विभाजन का लागू होना, माने उस दिन से लागू होता। तो उसी दिन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक दूसरे के लोग वो दिन जो शोक दिवस, शोक के रूप में चूल्हा नहीं जलाया था वहाँ के लोगों ने, ठीक है। सभी लोग जैसे गंगा में स्नान किया, एक दूसरे को मतलब हाथ में राखी के रूप में धागा मतलब बांधे। तो धागा क्या मतलब, हम एक हैं, समझ रहे, इसी प्रतीक के रूप में। यहाँ शोक इसलिए दिया है, तो शोक ये कहते हैं ना, ये कहते हैं शोक के रूप में। तो चूल्हा नहीं जला था, लोग चूल्हा नहीं फूका था घर में। आज भी कुछ घर में ऐसी बात हो जाती है तो देखते हैं चूल्हा नहीं लोग जलाते हैं, चाहे उसी में तो सदमा में रहता है। तो ये कन्फ्यूज नहीं करना है, ये अगर ये नहीं रहता तो ये भी होता। तो ये शोक दिवस के रूप में बनाया गया था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे जो नहीं, आप एक दूसरे को सब लोग जो है से हाथ में राखी बांधे, मैंने एकता का प्रतीक है, यूनिटी इवन इंटेग्रिटी, समझ रहे हैं। तो एकता और अखंडता का प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तो तीनों चीज लिख दिए के जगह से इस तारीख को घोषणा किया गया। इस तारीख को बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ। इस तारीख को केम इनटू फोर्स, मतलब लिखा ही हुआ, उस दिन जो से कार्यान्वित होना था, क्रियान्वयन में लागू होना था।
तो यहाँ से यही 3-4 क्वेश्चन रहेगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में। जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, इनकी पत्नी मेरी थी। इसी के जो घोषणा तो किया गया इसके द्वारा, लेकिन स्थानांतरित जो हुआ वो ठीक तो है, 1912 घोषणा किया, 12 से स्थानांतरित। आपका राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली हो गया। लॉर्ड हार्डिंग के कार्य में कौन थे? जॉर्ज पंचम आए थे, वहाँ के प्रतिनिधि, चाहे वहाँ के शासक कहें, जो कहना है कहिए। यहाँ तक वायसराय उनका प्रतिनिधि था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन के सर्वप्रथम 1940 में, मुस्लिम बनता कब है? 1906 में। भारतीय स्वतंत्रता में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 12 दिसंबर, एक होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो उसमें है ना 1946 में, याद रखिए। तो ऐसा क्यों? तो 1935 के अधिनियम का विरोध किया गया। कांग्रेस भी विरोध किया, सब विरोध किया, लेकिन अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ, ठीक है। 1937 के चुनाव में 11 प्रांत में से 7 प्रांत में कांग्रेस जो है सरकार बना ली, माने बहुमत में आ गई। 1-2 जगह मिली सरकार हो गया, तो स्वाभाविक है इसको परेशानी होगी मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग का जब प्रतिनिधि कम है, चाहे उसका वर्चस्व नहीं है भारत के समाज में, तो क्या स्वाभाविक है अंग्रेज उसका कम वैल्यू देंगे। तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है 1939 से 45 के बीच में, तो ये कांग्रेस से बिना पूछे, बिना सलाह मशवरा किए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर देता है? शामिल कर देता है और प्रचार करता है जो भारत के लोग जो हैं हमारे साथ हैं, उनके सहमति से हमारा सही। लेकिन 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो उसमें तो गांधी जी को मतलब क्या एक वर्ड है नहीं आ रहा है, तो उसमें जो जवानों को कहते थे जो तू सैनिक में भर्ती हो, और इस होप में थे कि अगर ये जीत जाता है तो आगे चल के हमको स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेनाकर्ता उनको बोला जाता है। ये सेना में भर्ती होने के लिए नौजवानों को उत्साहित करते थे, इंस्टिगेट करते थे, सब इनकरेज करते थे कि आप ये हो। लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है से प्रचार करते, ये कहते हैं कि भारत के लोग हमारे साथ हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में साथ। तो ये बात सही नहीं। तो उस समय प्रतिनिधित्व कौन करता था? कांग्रेस करता था। तो कांग्रेस में यही कहा कि इससे नाराज होके 1939 में जाके, यहाँ जो है 1939 में जाके कांग्रेस मंत्रिमंडल जहाँ जहाँ बना 7 राज्यों में, उसमें बिहार भी था, तो क्या है त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र दे दिया तो उसी के मुक्ति मीन्स अब हमको मुक्ति मिल गया। जो चीज़ जो अब हम तो बाहर थे, अभी ये जो सरकार है किसी गठबंधन में, बिहार को ही ले लिए, केंद्र में ले लिए, नरेंद्र मोदी अगर मंत्रिमंडल दे देगा इस्तीफा, राष्ट्रपति जो है मुर्मू कहेंगे जो सरकार बनाइए, तो किसको इन्वाइट करे? राहुल गांधी को, कांग्रेस को इन्वाइट करेगा। यहाँ बिहार में तेजस्वी को बुलाया जाएगा तो सोचेगा जो अच्छा हुआ जिससे मुक्ति मिल गया। तो ये इतने राज्यों में तो क्या है मंत्रिमंडल बना लिया था, सरकार बना लिया था। किस कारण वो त्याग पत्र दे दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति के उसमें शामिल कर दिया था। तो उब के वो कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग दे दिया। तो ये मुस्लिम लीग कहती है से इससे हमको मुक्ति मिल गए, मतलब स्वतंत्रता दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, डिलीवरेंस डे इसको इंग्लिश में ये डे
के रूप में बनाता है। वो डायरेक्ट एक्सचेंज है, प्रत्यक्ष कार्रवाई 1946 का, तो आएगा कहीं पे तो चर्चा करेंगे। बहुत कुछ हो गया एक क्वेश्चन में। भारतीय क्रांतीय गदर पार्टी की स्थापना कहाँ? अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। कब? 1913 में। किसके द्वारा? सारा कुछ यहाँ से लाला हरदयाल द्वारा। गदर पत्रिका भी निकलती थी, गदर पत्रिका वहाँ से निकलती थी, 6 भाषा में निकलती थी। सारा कुछ कह दिए, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू आदि, एक साथ सारा। यहाँ से जो कुछ पूछेगा सब पकड़ लीजिएगा। नौजवान भारत सभा, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं। HSRA का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर तो जो आपका है रियल तो ये है नहीं, ठीक है। जो ऑप्शन है उसमें यही कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है बाजू यही, ठीक है। और भी कुछ बोल देते हैं कि तमन्ना हो गया। तो HRA जो है, HRA इसमें सोशलिस्ट बाद में जुटा है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के, इसकी स्थापना जो की जाती है 1924 में, समझे। ये सचिंदर सन्याल करते हैं, ठीक है। जब ये खत्म हो जाता है तब जो होता है HSRA, तो इसमें होना चाहिए चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो उसमें से जो HRA के सदस्य थे, आगे HSRA के भी सदस्य बने हैं। तो यहाँ तो जो ऑप्शन है, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं HSRA है, तो HRA होता तो ये होता। और राजेंद्र लाहिड़ी कुछ नहीं है, ये सबको फांसी दे दिया गया था, समझे, सबको फांसी दे दिया गया था। तो ये रहता, एस नहीं रहता तब ये होता, लेकिन ये है नहीं, तो होना चाहिए था ये चंद्रशेखर आजाद, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो इसमें है नहीं। इसको देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन किया गया है। चिटगांव डकैती, सूर्य सेन 1930, है कहाँ? बंगाल में है। ये सूर्य सेन जो है से शिक्षक हैं स्कूल के, आए कुछ लोगों के साथ क्या है, शास्त्रागार पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करते हैं। आगे चल के इनको फांसी हो जाता है। और इनके शास्त्र में एक नाम सुने होंगे, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, ये 2 महिलाएं साथ में थी। और जो उसका जितना शास्त्रागार, जिसमें हथियार जो है से क्या है, जहाँ पर उसी को लूटने के लिए ये मतलब उस पर धावा बोल देते हैं। और ये सूर्य सेन जो है से कब कहाँ, और ये शिक्षक है, उनके साथ ये लोग जो 2 महिलाएं हैं। यहाँ से जो चीज़ होता है जितना है सब लंदन में होम रूल सोसाइटी तो लिखा हुआ है। भारत से बाहर अगर कोई संगठन, सबसे पहले तो भारत से बाहर सबसे आरंभिक यही था संगठन, सबसे पहला कहिए या आरंभिक, होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लिखा हुआ, ईयर भी लिखा हुआ है, बस एक वर्ड जोड़ दिए, भारत से बाहर। गांधी जी अपना प्रथम
असहयोग क्यों किया? यह देखिए इसके अधिकांश नेता नहीं, अखिल भारतीय में उनका प्रयोग सफल हो गया था, आंदोलन सफल होने कोई संभावना नहीं, हिंसात्मक, अचानक हिंसात्मक। तो गांधी के नीति में तो हिंसा है नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन कुछ और भी एनालिसिस देखेंगे तो असहयोग आंदोलन जो चौड़ा चौड़ी कांड होता है 5 फरवरी 1922 को जो यूपी में है, और यही व्यक्ति जो है जाके 1942 में 20 वर्षों के बाद डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऐसा क्यों? ये भी तो सोचने का चीज है कि करो या मरो की बात करते हैं, एक तरफ कहते हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो कारण था कि भारत पर अंग्रेज जो शासन करने नहीं आए थे, यहाँ एक व्यापारी के रूप में आए थे, समझे। लेकिन यहाँ जो एकता नहीं थे, यहाँ की खामियों को देखते हुए हम एक दूसरे से आगे इतिहास में बोलिएगा सहायक संधि। सहायक संधि की क्या जरूरत पड़ी? बेलेजली जाना जाता है सहायक संधि के लिए। तो सहायक संधि में क्या करता था? हम आपसे लड़ रहे हैं तो दोनों आदमी टक्कर दे रहे हैं तो अंग्रेज से मिल, आज भी तो होता है, 2 भाई लड़ता है, 2 पड़ोसी लड़ता है तो तीसरा को में हस्तक्षेप ले लेता है उसको दबाने के लिए। आज 2025-26 में जब ये कर रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं? तो जो 2 क्षेत्रीय शासक एक दूसरे से लड़ते थे एक दूसरे के वर्चस्व के लिए, तो इसके बाद क्या था? पारंपरिक हथियार था, लाठी भला था, और आधुनिक हथियार से लैस क्या था? अंग्रेज था, वर्चस्व भी दिखा चुका था। तो बेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। बेलेजली सहायक संधि करता, सहायक संधि में क्या करता था? उस व्यक्ति को सैनिक सहायता तो देता था लेकिन पंगु करा लेता था, उससे तो निश्चिंत होता था। और दूसरा सबसे बड़ा उसका लूप होल से या ड्रॉबैक कहिए, खामी कहिए, कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे लेकिन आपके खर्चा पर मेरा सैनिक पलेगा, जरूरत पड़ेगा। था दूसरा उसका रिमोट मेरे में आपके खर्चा पर पल रहा है, लेकिन आप ही को कभी चाहेंगे आदेश करेंगे तो धके कुचल देंगे। दूसरा होगा जो सैनिक का रिमोट मेरे हाथ में होगा, हम जो कहेंगे सो वही करेगा वो। तो एक तरह के यहाँ के लोगों को क्या करना? पंगु बना देना। तो पंगु क्यों बनते थे? इसलिए कि दूसरे पड़ोसी से आपको लड़ाई जीतना है। तो यही लोग नहीं समझ पाए। यहाँ तो अंग्रेज आए थे व्यापारी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की मतलब क्या कहिए कमजोरियाँ खामियाँ को देखते हुए धीरे धीरे यहाँ पर वो शासक बन गया। उसको राजनैतिक हद से मतलब वर्चस्व स्थापित करना नहीं था। उस व्यापार का क्या मतलब? अधिक से अधिक लाभ कमाना। यही कारण हुआ जो 1857 का विद्रोह हुआ। तभी 1857 तक वहाँ के जो महारानी है, चाहे वहाँ के जो लंदन के ब्रिटेन के शासक कहते आपको तो हम व्यापार करने के लिए भेजे थे, आप वहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, लोगों के सामाजिक धार्मिक आर्थिक तो शोषण करिए रहे हैं, सब में हस्तक्षेप कर लें। तो विद्रोह हुआ। तो यही कहा गया से नहीं, से जो हो गई से हो गई। अब जो कुछ भारत में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है तो उसका जिम्मेवार जो होगा से यहाँ के शासक होंगे। यही कारण है जो वही व्यक्ति को अब जो कल तक गवर्नर जनरल कहा जाता था, मतलब भारत का गवर्नर, अब वो वायसराय का। वायसराय इंग्लिश वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव क्राउन। भारत में कंपनी का ही आदमी है वो, लेकिन अब जो है से वो वहाँ का क्राउन का प्रतिनिधि है, जिस कारण वो वायसराय कहा जाने लगा। बहुत चीज़ है जो जितना कितना कम समय क्या क्या किया जाए तो हिंसात्मक हो चुका था। स्वराज पार्टी का गठन, यस, CR दास, मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी का वही है इलाहाबाद में 1923 में अध्यक्षता जो करते हैं, CR दास, चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी भारतवर्ष में सत्याग्रह, भारतवर्ष में पूछ रहा है तो कुछ सोचना नहीं है। 1917 यही सत्याग्रह सफल होता है तो गांधी को महात्मा की उपाधि
इसी सत्याग्रह उपाधि महात्मा की उपाधि किसके द्वारा? उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया जाता है। एक के लाइन में सब कुछ हो गया। दिया जाता है चाहे दिया गया, दिया गया रखिए। किसने? महात्मा की उपाधि किसने? और बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता चाहे जो बोलते हैं। अगला, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ? कहां से पूछ रहा है? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल को ये पहुंचता है 1930 को। समझ गए? 378 के साथ ये चलते हैं। ये डंडी मार्च क्या है? वही नमक कानून को तोड़ना, जिसको नमक कानून को तोड़ना ही तो सविनय अवज्ञा है। नमक कानून को तोड़ना ही तो सिविल डिसोबियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन सब एक साथ कर दिए। जो जो आपके जरूरत पड़ेगा साबरमती आश्रम से। समझ रहे हैं? कब? कितना? हरिजन बंधु से हरिजन बना, इसमें तो कुछ नहीं है। हरि जन, तो एससी को हरिजन जो बोलते हैं, ये गांधी का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हो गया है। एसटी को गिरिजन कहते हैं। एसटी मीन्स अनुसूचित जनजाति। तो ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में, तो गिरी मतलब पर्वत, जन मतलब लोग, तो पर्वत पर रहने वाले लोगों को संवैधानिक वर्ड है अनुसूचित जनजाति, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। लेकिन गांधी जी इसी को क्या कहते थे? मतलब गिरिजन। और मैदानी भागे में जो लोग रहते थे, जिनसे छुआछूत करते, जिसको निम्न कुल बोलते हैं, निम्न स्तर का जो बोलते थे, जिसको अभी हमारे संवैधानिक शब्द में क्या है? एससी, अनुसूचित जाति के लिए हरिजन, अनुसूचित जनजाति के लिए गिरिजन। ये गांधी का दिया हुआ है। संविधान में तो एससी एसटी है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता, ये तो बोले हैं 1944 में। समझ रहे हैं? यंगून से यही आशीर्वाद लेते हैं जो भारत में अभी आंदोलन शुरू करते, हे राष्ट्रपिता, मतलब ये आशीर्वाद दीजिए, ये आंदोलन सफल रहे। ठीक है? और जब 1938-39 कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो इनके जो प्रतिनिधि रहते हैं उसको हरा देते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो ये गांधी इसको चुनौती लेते हैं। जब पट्टाभी सीतारमैया का ये माने प्रतिनिधि वही था कांग्रेस के, तो उसको भी ये हरा देते हैं। तो गांधी ये कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं है, गांधी की हार है। तो दूसरा बार भी जीतते हैं 1939 में, तो ये त्यागपत्र देके देश छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो दोनों के बीच में एक ये है, तो फिर भी ये मतलब राष्ट्रपिता कह के पुकारते हैं। और इसके साथ और भी लोग लग गए हैं। अरुणाचल अली कौन कौन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक? तभी बोले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू होता है। अभी जो बोले हैं कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ही चलता है। सिविल डिसोबियंस, सिविल डिसोबियंस क्या है? नमक कानून को तोड़ना, सिविल डिसोबियंस। तो किसके पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। यही हुआ था लंदन में 3 जो हुआ है गोलमेज सम्मेलन होता है। तो पहला जो होता है, पहला क्या होता है 1924
30 में। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। बार बार पूछा भी जाता है, ये लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस कब भाग लेता है, तो द्वितीय में। तो दूसरा जो हुआ कब है, 1931 में। और फिर तीसरा जो होगा कब होगा, 1932 में। तो केवल इसी में भाग लेता है। तो भाग इसी गांधी-इरविन समझौता में ही है कि गांधी ये कहते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, छोड़ दिया जाए। और कांग्रेस जो है, चाहे गांधी जो है, से सिविल डिसोबेडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विड्रॉ मतलब वापस ले लेंगे और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह भाग लेगा। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, आधिकारिक रूप में केवल जो है से गांधी जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं बनती है। तो फिर आके यहाँ शुरू कर देते हैं, कौन, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो शुरू तो होता है 30 में, अब बीच में 1 साल रुक जाता है, फिर जो है से ये 33 तक चलता है। तो गांधी-इरविन समझौता के तहत ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और गांधी-इरविन समझौता के तहत ही गांधी जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने पर सहमत होते हैं। और अंग्रेज जो है से राजनैतिक कैदियों को मतलब रिहा कर देता है। लेकिन वहाँ जब बात नहीं बनती है तो फिर आते हैं और फिर शुरू कर देते हैं। तो 33 तक चलता है। पूना समझौता तो कुछ और है, समझौता इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन मीन्स 8 अगस्त 1942 बम्बे में हुआ। जैसी प्रस्ताव हुआ, रात में सारे कैदियों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब क्या, बम्बे में सेशन में हुआ था, डू और डाई, करो या मारो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत हो गया, जयप्रकाश नारायण। कहाँ चल गए थे, नेपाल में, ठीक है। इनके साथ और भी लोग थे, राम मनोहर लोहिया। आई जाके एक संस्था, जाके नाम सुने होंगे, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो आज आज़ाद दस्ता संगठन खड़ा करते हैं। स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए संकल्पना बोल रहा है। आज़ाद हिंद फौज तो इसका है, सॉरी सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन संकल्पना रास बिहारी बोस करते हैं। संकल्पना नहीं रहेगा तो स्थापना रहेगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस। बम्बई में 9 सैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1900 ये, और इसमें पटेल तथा जिन्ना के कहने पर ये लोग सहमत हो गया था। जिन्ना इसको माने रोकवाने में, चाहे विद्रोह को शांत कराने में इन दोनों की भूमिका थी, यही दोनों के बात। 14 जून को भारत के विभाजन का प्रस्ताव, बैठक में राजेंद्र प्रसाद। कुछ नहीं है, 24 जून को इसमें मिलेगा, 4 जुलाई को ऐसा है क्वेश्चन, आगे आ रहा है, चिंता न करना। भारतीय आ ही तो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो पारित ही जो हुआ है 18 जुलाई को, ये 18 जुलाई को। और इसमें जोड़ देते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था।
पेश किया गया, ये 4 जुलाई को, एक के साथ 4 जुलाई 1947 को। अब पारित कब हो गया, तो यहाँ तो कह ही रहा है, एक हो गया, दूसरा जो हो गया 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, को स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया, पारित हुआ। और इसी के तहत जो है 2 अधिराज बनते हैं, इसी के तहत 2 अधिराज एंड डोमिनियन स्टेटस, 2 अधिराज बनते हैं, जिसमें एक जो होता है पाकिस्तान 14 अगस्त को 1947 को, और बी जो है भारत 15 अगस्त 1947 को। इसके जो है गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल बनते हैं जिन्ना, और लियाकत अली प्रधानमंत्री। हमारे भारत में जो है गवर्नर जनरल है वही लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब एक के साथ कर दिए। अब प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, सारा एक के साथ कर दिए हैं। 15 अगस्त को देख रहे हैं तो 15 अगस्त को भारत होता है, ये अगर 14 रहता तो पाकिस्तान होता है, सारा एक के साथ कर दिए हैं। कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो 18 जुलाई 1900, तब ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई को ये ब्रिटिश संसद पारित कर देता है, जिसके फलस्वरूप 2 अधिराज, 2 डोमिनियन स्टेटस बनता है, स्टेटस बोलते हैं, स्टेटस बुलाए, तो जिसमें 14 अगस्त को ये पाकिस्तान बनता है, और भारत जो है से 15 अगस्त के, तो इसके गवर्नर जनरल है लियाकत अली खान जो है से पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री है। हमारे यहाँ माउंटबेटन बनते हैं गवर्नर जनरल, इसीलिए कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो होगा श्री राजा गोपालाचारी होगा। इसीलिए कि अब वायसराय तो होगा नहीं, अब तो हम किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र हो गए हैं ना। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजा गोपालाचारी। तो ये ध्यान देना है हमको। अब भारत का प्रथम वायसराय तो आप लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। सब बुद्धि सुलझा लेना है, सारा कुछ कर दिए एक साथ। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग, तो वारेन हास्टिंग पर लगाया गया था। ठीक है, वारेन हास्टिंग जो है से बंगाल का क्या कहिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, अंतिम भी है, लॉर्ड क्लाइव के बाद ही आता है। भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने का जो श्रेय है लॉर्ड रिपन को, तो ये 1880 से 84 है स्वशासन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उदार यही है, या उद्धारक भी इसको संज्ञा दी जाती है। इसके पहले जो है, यहाँ पर तो है नहीं ये, तो इसके पहले जो है लिट्टन है, ये 1876 से 80 है, 80 से 84। अगला जो है से डफरिन है, इसी के काल में 1884 से 88 है। इसी काल में कांग्रेस की स्थापना हुआ है, INC का 1800। एक साथ सेट कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के नियुक्त प्रथम वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग वायसराय। लॉर्ड कैनिंग
जो है से इसी काल में 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह होता है, सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं। और ये भारत का क्या कहिएगा अंतिम गवर्नर जनरल है, ठीक है। और फिर वायसराय भी बनता है। अब भारत का अंतिम वायसराय फिर लॉर्ड माउंटबेटन है। ये आप सुलझा लेंगे और क्या। डलहौजी व्यापकगत नीति के 1848 से 56 है इसका काल। व्यापकगत नीति के कारण जब भारत में रेल चलाया, डाक व्यवस्था किया। लॉर्ड रिपन अभी सोकल कर्जन जो है से बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारात्मक उपाय को लागू नहीं किया? तो दास प्रथा का, ठीक है। दास प्रथा जो है से 1833 के अधिनियम के दोनों देखिएगा पूछ क्या रहा के तहत 1843 में दास प्रथा का खत्म हुआ है। तो बेंटी के काल तो वो था नहीं, तो सती प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा जिसमें स्लीमन है के लिए जाना जाता है। धर्म परिवर्तन उत्पन्न असमानताओं को दूर करना, ये सब इसका सही है। ये नहीं है। ये है क्या ते लिख दिए। अब विलियम बेंटी का जो काल है ये 1828 से 35 है। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। 1833 के अधीन। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया? अभी तो यही है। 1828 से इसका 35 का काल है। ये जो हुआ है 1829 में सती प्रथा। सती प्रथा क्या है इस पर तो बोल चुके हैं। महान भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी उस समय। कौन था? इरविन था। यही न बोले जी इसके फांसी रुकवाने के लिए गांधी कोई प्रयास, जैसा कहा जाता है कि प्रयास नहीं किए। तो इसीलिए गांधी जब गए थे कराची से तो काला युवाओं ने काला झंडा दिखलाया था। तो ये लॉर्ड इरविन का काल है 1926 से 31 तक, ठीक है। फांसी जो दी गई थी 1931 में दी गई थी। निम्नलिखित में किसने को निरस्त किया? तो निरस्त किया आपको ये रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो लिटन के काल में। ये 1876 से 80 है। तो ये प्रेस एक्ट जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आया था 1878 में। आप पूछ रहा है जो निरस्त माने खत्म कौन किया? तो लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन का काम है यही 1880 से 84। लॉर्ड रिपन के सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उद्धारक सब कुछ। तो निरस्त किया रिपन। आरंभ कौन किया था? लॉर्ड लिटन, जिसका काल ये है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार का ये लाल कुर्ती आंदोलन मीन्स जो आंदोलनकारी थे उसको लाल कपड़ा पहनने के लिए कहते थे। उद्देश्य था जो कम गंदा होगा और कुछ नहीं। तो ये फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी इंग्लिश लिखा हुआ है। सीमांत गांधी आप लोग जानते होंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें तो कुछ है नहीं। तुम उन्हें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बीपीएससी में एक बार आया हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद रटने का चीज़ है तो कुछ बोलने का। लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ये था लेबर पार्टी का था, ठीक है। चर्चिल यही आगे शायद क्वेश्चन है। यही जो
गांधी जी को नंगा फकीर की कहा था, तो ये जो था कंजर्वेटिव पार्टी का। संपूर्ण क्रांति ये तो अभी किए हैं जयप्रकाश नारायण। बिहार 5 जून 1974। संपूर्ण क्रांति का मतलब समझा दिए हैं, ये पहले से चली आ रही व्यवस्था या सिस्टम तंत्र है, उसमें आमूल चूल में सब में परिवर्तन करना होगा, तभी यह क्रांति का रूप धारण करेगा। समझ गए? पाकिस्तान नाम किसने? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान रहते, लेकिन पाकिस्तान का रूप तो है नहीं, जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है। पाकिस्तान सब जो है ये तो वहीं तो गया। ये चर्चिल वही लिखे, कंजर्वेटिव पार्टी का है ये यही सत्ता में से हट गई तो जो आते हैं लेबर पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का। थैंक यू। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 2 सेट था, 100 कुछ क्वेश्चन ये कर दिए हैं। इसी कड़ी में एंशिएंट का 50-55 क्वेश्चन होगा, मेराइवल का होगा। और आज ही कल में आपको ये सब देखते रहिए, अधिक से अधिक लोग देखिए। इसके बाद में पॉलिटी आएगा, इसके बाद बायोलॉजी केमिस्ट्री कर देंगे। एक जो है सो 18 और 21 को एग्ज़ाम है, तो उस बीच में सब आपको कर दिया जाएगा। ये तो चलता रहेगा, ये जब ख़त्म होगा तो फिर रेडियो का यही कड़ी जो चलता रहेगा। आप लोग देखिए, समझिए। अगर हमारा टीचिंग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तो करिए, उसमें तो बहुत कुछ आपका लग नहीं रहा है। अगर मान लिया कि हम 50 या 100 क्वेश्चन कराते हैं, उसमें अगर आपको लगता है आपके लिए बहुत पढ़ लिए हैं, तब बहुत पढ़ लिए हैं तो 5 भी हम समझते हैं ज़रूर उपयोगी मिल जाएगा। कितना पढ़े हो तो आपको रियलाइज करना, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा तो ये काम है। यही कहेंगे थोड़ा इनकरेज मीन्स सहयोग करिए, और कुछ नहीं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है अधिक से अधिक। मेरा वही तो बोले 1 महीना भी अभी अच्छा से न हुआ है मेरा, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सब अपना सेपरेट किए हैं। मेरा अपना चैनल है, चाहे जो ऐप्स है, टोटल जीएस करके पटना, मेरा नाम विश्वास रंजन से लिखा ही हुआ है, यही है। इसी पर ऐप्स भी है, इसमें आप लोग अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, जो हमको भी कुछ करने में। और जितना हम समझते हैं कि 25-30 वर्षों से आप लोग के बीच है, तो बच्चे कितना पढ़ के रहते हैं, कितना पढ़े हुए हैं, क्या क्या जानते हैं, सो उसका लगभग हमको आइडिया है। पूरा इंडिया को तो नहीं हम, लेकिन इतने आप लोग के बीच इतने वर्षों से हैं, तो अच्छी टीचिंग और अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो है से जहाँ से कंपटीशन शुरू होता है वहाँ से होता। बार बार बोलेंगे, सच्चाई यही है। आप जितना जल्दी इसको समझ जाइए, एवरेज क्वेश्चन बनाने वाले लाखों लाख फॉर्म भरते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहाँ से कंपटीशन 5-10 क्वेश्चन रहता है, डिटरमाइनिंग क्वेश्चन कहिए चाहे डिटर्मिनेंट, वहीं से जो शुरू होता है, वही 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री में 1-2 को उलझ गया, ज्योग्राफी में उलझ गया, 1-2 को पॉलिटी में उलझ गया, करंट में साइंस है, वही में सब कुछ है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को तौलिएगा, जो हम कितना बोल रहे हैं। आप इन लोग के बीच से सीखे हैं, एवरेज क्वेश्चन बना लिए, पूरा खुश है, ऐसे कॉलर टेंड कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मेरा तो ये ठीक है वो ठीक है, आप पता लगा जे घूम रहे हैं। तो आपको सफल होने के लिए वो सब क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा जो लोगों को थोड़ा कठिन लगता है, यही सच्चाई है। इसमें जो किए, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस, इसमें तो हम अपना कुछ किए नहीं, इतने देखा गया। कुछ बच्चे बोले एक तरह के, सब कोई प्रकार से हम लोग को रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई सिर पर नहीं, वो सब लिए वो करते थे तो 10 दिन उसी में लग जाता मेरा। तो इसमें लगा जो जहाँ थोड़ा बहुत आपको परेशानी होती है, अब सारे लोग को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं, कोचिंग और टीचर अधिकतर बच्चों के लिए होते हैं। कुछ लोग बच्चे ऐसे जो हमसे बेहतर भी जानते होंगे,
हमें भी बोल रहे हैं, तो उनके लिए तो है नहीं। तो इसमें आपको लगता है कि आपके लिए ये सब लाभकारी हो रहा है, तो जो आप कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब वगैरह अपने दोस्तों के बीच में फैलाए। जो हम भी इंडिया के ही हैं, बहुत लोग टीचर हैं बिहार और पटना में, तो उनके बीच में हम भी एक उस दौड़ में आने का कोशिश कर रहे हैं जिनके यहाँ बहुत भीड़ है। तो वो सब तो कभी सोचे नहीं। और ऐसे अगर लगता है ये टीचिंग मेरा ठीक है, अभी तो शुरुआत है, अब उतना हम खुलते नहीं हैं, फिर आपको 1-2 और भी कारण है। तो 5-10 दिन में तो जो मेरा बैच शुरू हो गया है ज्योग्राफी का, उसमें जुड़िए। इतना बहुत कम फी रख दिया, 3 महीना पढ़ाएंगे, आपसे 200 रुपया ले रहे हैं। या फिर मैप पढ़िए, सबका अलग अलग क्लास चलेगा, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सब है। तो उसमें जुड़ जाइए, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 1 महीना पढ़ते हैं उसमें 10-20 बात सीख लेते हैं तो 100-200 हमको एक बल मिलेगा ये नहीं, जो कर रहे हैं आप लोग के लिए, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा बहुत आप लोग करिए सहयोग। और हम भी इसी इंडियन भारतीय नागरिक हैं, और जैसे और लोग हैं उसी में लगे हुए हैं। हम अपना काम तो करेंगे ही, उसमें क्या है, वो आप समझिए कि आपका क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना ना करना, उस पर तो मेरा नियंत्रण है। हम तो ये करेंगे, यूट्यूब पर चलता रहेगा, ये ख़त्म होगा, एडीओ का होगा, इसके बाद 72वीं बीपीएससी होगा। अब 72वीं आएगा तो उसमें और ढंग का रियल कमीशन का जो क्वेश्चन है उसमें हमको भी एक्सप्लेन करने में, बच्चे भी उसमें थोड़ा रहते हैं अच्छे, तो वो भी चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और जो मेरा क्लास चल रहा है अभी तो 1 ही से शुरू हुआ है, मंडे से फिर इतिहास शुरू हो रहा है। 2 घंटा क्लास आपको सब दिन चलेगा, 3 घंटा भी होगा, कम नहीं। 1 साल में आप मात्र 1499 जो फ़ी है, मेरा जो ऐप है उस पर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और जल्दी से जल्द से जुड़ जाइए, जो हमको भी और इससे ज़्यादा मेहनत करने में मन लगे। और क्या, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में और वीडियो में।